छोटी सड़क नशीन में एक टीले के पीछे से घूमकर चढ़ाई की तरफ आ गई। आधे फरलांग की चढ़ाई थी। ऊपर ज़मीन हमवार हो गई। यहाँ से ये सड़क कोई 2 फरलांग आगे जाकर फिर से हाईवे के साथ मिल जाती थी। यहाँ भारतीय फौज के ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियाँ नज़र आती थीं। मैंने जली हुई कोठी के अकब में जीप खड़ी कर दी। मेरी हदायत पर अल्ताफ़ अकबर शहनाज को कोठी के कमरे में छोड़ आया ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। अब मैंने जीप से वही मुकफल पॉकेट बुक निकाली तो अल्ताफ़ बोला, आखिर इसे लॉक करने की क्या ज़रूरत थी? आजकल इस किस्म की पॉकेट बुकें आम मिलती हैं, बस फैशन सा बन गया है। मुमकिन है इसके अंदर सिवाय हिसाब किताब के और कुछ ना हो। ये कहकर मैंने पॉकेट बुक का ताला तोड़ा, इसके वर्क गर्दानी की तो पता चला कि अक्सर सफ़ात खाली पड़े थे। बीच के कई सफ़ात गूंद लगाकर जोड़ दिए गए थे। इन्हें चाकू से काटा तो दरमियान के दोनों सफ़ात पर अंग्रेज़ी ज़बान में ये तहरीर दर्ज थी। ईस्टर्न कमांड चिटागांग 15वीं बख्तरबंद डिवीजन 8वीं मरहटा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मिलो। पाम आयल नारामनी है। तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ़ हो, ये कोड तुम्हारी शनाख्त होगी। तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान ढाका हाई कमांड के मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुफिया कागजात की फ़ाइल हासिल करके कर्नल गुप्ता को पहुंचानी है। आगे तुम्हारा मिशन कर्नल गुप्ता ही तुम्हें बताएंगे। किसी इंडियन फौजी अफसर को भी तुम्हारी सरगर्मियों का इल्म नहीं होना चाहिए। ये टॉप सीक्रेट मिशन है जिसके लिए तुम्हें मुक्ति बाहिनी के बेस में ढाका भेजा जा रहा है। पाकिस्तान आधा ख़त्म हो गया है, इसके दूसरे बाजू को भी हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इस मिशन की तकमील बहुत ज़रूरी है। कर्नल गुप्ता को तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वहाँ तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। तुम इंडियन फ़ौज के एक आम हवलदार होगे। कर्नल गुप्ता तुम्हें जिस नाम से पुकारेगा वही तुम्हारा नाम होगा। गुड लक। पाम ऑयल नारोमनी। ये भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई टॉप सीक्रेट तबाहकुन स्कीम थी जिसकी मदद से भारत पाकिस्तान के मशरकी बाजू को काटने के बाद अब मगरबी पाकिस्तान को भी ख़त्म करने की तैयारी कर रहा था। एक सेकंड के अंदर अंदर मैंने फैसला कर लिया कि इस नापाक मंसूबे को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दूंगा और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश करूंगा। ये एक हैरत अंगेज़ इत्तेफाक था कि इस खुफिया मंसूबे का मुझे सुराग मिल गया था। ये तायद एजदी थी और मैंने पाकिस्तान की बकाह पर अपनी जान तक कुर्बान करने का अहद कर रखा था। यह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय इंटेलिजेंस की कोई गुनाहगानी साजिश लगती थी, मगर हम क्या कर सकते थे? हम तो खुद इस मुल्क में अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। अल्ताफ़ ने कहा। मेरे दिल में क्या था, इसने क्या फ़ैसला किया था, इस सिलसिले में मैं अल्ताफ़ अकबर को इस वक्त मैंने कुछ ना बताया। बस इसकी हाँ में हाँ मिला दी और पॉकेट बुक बंद करके जेब में रख ली। मैंने कोड वर्ड याद कर लिया था, पाम आयल नारोमनी। अब मेरा हर हालत में चिटागांग जाना ज़रूरी था, मगर मैंने अपने अज़ाइम से अल्ताफ़ अकबर को आगाह नहीं किया। शहनाज हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकती थी, मगर हम इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे। क्या ख्याल है अगर हम अपने आप को इंडियन आर्मी के हवाले करके कैदी बन जाएं? जनेवा कन्वेंशन की रूह से हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा और यूं शहनाज भी महफूज हो जाएगी, अल्ताफ़ ने कहा। मैंने अल्ताफ़ अकबर पर एक खामोश निगाह डाली। इसकी सोच बड़ी नॉर्मल थी। वो अपनी, मेरी और एक बदकिस्मत मुसलमान लड़की की जान बचाना चाहता था, लेकिन वो 2 बातों से बेखबर था। पहली बात ये कि जंग में जनेवा कन्वेंशन जैसे माहदों के पुर्जे उड़ा दिए जाते हैं, और दूसरी ये कि मैं एक कमांडो था जो अपनी जान किसी हालत में भी अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती नहीं समझता था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब वक़्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो हमें चिटागांग पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी सारी तवज्जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के नापाक और गुनाहगार मिशन की तरफ थी, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के बचे हुए टुकड़े को भी सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहता था। मैंने इस मिशन को अपनी जान की बाजी लगा कर भी निस्तो नाबूद करने का अज़म कर लिया था। मैं ये जानने के लिए बेताब था वो खुफिया मिशन क्या है। इसके लिए ज़रूरी था कि चिटागांग पहुंचकर 15वीं डिवीजन की 8वीं मरहटा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मुलाकात की जाए। मुक्ति बानी वाला तो जहन्नम वासल हो चुका था। अब इसकी जगह मैं कोडवर्ड की मदद से कर्नल गुप्ता से मुलाकात करके इस घिनौने मिशन की तफसीलात मालूम करना चाहता था। ये खुशकिस्मती थी कि भारतीय इंटेलिजेंस के इस आदमी का रैंक भी हवलदार बताया गया था और मैं भी इंडियन फ़ौज के एक हवलदार की वर्दी में ही था। कुदरत पाकिस्तान को दुश्मन के नापाक मंसूबे से बचाने के लिए मेरी मदद कर रही थी। मैंने देखा
کہ درختوں کے عقب میں دور چٹاگانگ کی ڈھاکہ ہائی وے صاف ہو گئی تھی۔ فوج کا کنوائے گزر گیا تھا۔ میں نے الطاف اکبر سے کہا کہ وہ شہناز کو لے آئے، ہمیں اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شہناز نے غسل کر لیا تھا اور وہ کچھ تازہ دم لگ رہی تھی۔ ہم انناس کے باغ میں سے ہوتے ہوئے بڑی سڑک پر آ گئے۔ یہاں سڑک کے کنارے ایسے فوجی مورچے دیکھے جو کچلے ہوئے تھے، لگتا تھا ان کے اوپر سے ٹینک گزرے ہیں۔ ایک جگہ 2 لاشیں بھی دیکھیں جو جاڑیوں کے پاس اوندھی پڑی تھی۔ انڈین کانوائے ہم سے کافی آگے تھا۔ میں نے مسلحن جیپ کی رفتار کم ہی رکھی تھی۔ مشرقی پاکستان میں ابھی بدنظمی اور افراتفری کا عالم تھا، اگرچہ پاک فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن جنوبی اور مشرقی محاذوں پر پاک فوج کے غیور جوان ابھی تک جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس قسم کی فضا میں اکا دکا فوجی گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے خصوصی پوسٹ کہیں بھی نہیں ملتی تھی، اور ہم اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی بڑے شہر میں داخل ہوتے وقت معمولی سی چیکنگ کا سامنا کرنا پڑتا، جو 2-4 لفظوں اور سلیوٹ تک ہی محدود رہتی۔ ڈھاکہ سے باہر حالات بہت مختلف تھے، اور یہاں زیادہ تر بنگالی رجمنٹیں مصروف کار تھیں۔ بھارتی فوجوں کا اجتماع ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں زیادہ تھا۔ دوپہر کو ہم نے ایک قصبے کے باہر جیپ کھڑی کر کے کھانا کھایا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ شاید تھکاوٹ، پریشانی اور رات جگے کے باعث شہناز کو بخار ہو گیا تھا۔ ایک بنگالی دکاندار سے ہم نے اسپرو خرید کر شہناز کو چائے کے ساتھ 2 گولیاں کھلائیں۔ میرا ذہن اب صرف بھارتی فوج کے پاکستان دشمن خفیہ منصوبے کے خلاف کام کر رہا تھا، اور میری خواہش تھی کہ شہناز اور الطاف اکبر کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا کر خود اپنا کمانڈو مشن شروع کر دوں۔ دوسرا دن اور دوسری رات سفر کے آخر ہم چٹاگانگ پہنچ گئے۔ شہناز کا بخار اور تیز ہو گیا تھا، اور وہ پچھلی سیٹ پر پڑی تھی۔ الطاف نے کہا اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر کو دکھانے کا مطلب تھا کہ ہمارا راز فاش ہو جاتا۔ کم از کم ڈاکٹر کو یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اگر ہم کسی بنگالی مسلمان ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے تب بھی ان حالات میں اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہناز کا جسم واقعی بخار میں پنک رہا تھا۔ چٹاگانگ شہر کی حالت بھی ڈھاکہ سے بہت بہتر نہیں تھی۔ جگہ جگہ غیر بنگالیوں کی دکانیں اور مکان ٹوٹے پڑے تھے۔ بازاروں میں بنگالی جلوس نکالے نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ یہاں انڈین فوج بھی کافی تعداد میں تھی، اور بنگالی رجمنٹ کے جوان بھی مکتی باہنی گروپ کے ساتھ مل کر غیر بنگالیوں کے پیچھے بچے کچے مکانوں کو لوٹ رہے تھے۔ چٹاگانگ میں رہنے والے تقریباً سبھی غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ کسی غیر بنگالی مسلمان ڈاکٹر کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شہناز کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے بخار میں شدت کے باعث بڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے شہید خامند کو پکارتی تھی۔ یہ بات ہمارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں جیپ کو شہر کے گنجان علاقے سے نکال کر احمد بازار میں ہوتا ہوا مضافات کی طرف لے گیا، تاکہ مکتی بانی اور انڈین فوجیوں کی نظروں سے دور رہا جا سکے۔ راستے میں میری نظر انڈین فوج کی ایک ایمبولینس پر پڑی تھی، جو احمد بازار کے کونے پر ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے شہناز کو ایک درخت کے نیچے الطاف اکبر کے پاس چھوڑا اور خود جیپ لے کر ایمبولینس کی طرف چلا۔ یہ بھارت کی میڈیکل کور کی ایمبولینس تھی، اور وہاں ایک گودام سے 3-4 بھارتی فوجی دوائیوں کے بکس نکال کر گاڑی میں بھر رہے تھے۔ میں جیپ کھڑی کر کے ان کے پاس گیا تو سپاہیوں نے مجھے سلوٹ کیا۔ میں نے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، او جوانوں، تمہارے پاس کوئی بخار شخار کی دوا ہے تو دے دو، ہمارا ایک گرائیں بیمار ہو گیا ہے۔ ان فوجیوں میں ایک حوالدار بھی تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سر ہمارے پاس تو پیٹنٹ دوائیں ہیں، آپ یونٹ ڈسپینسری کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں ڈاکٹر رمیش موجود ہوں گے۔ میں نے کہا، اوے اس کی کیا ضرورت ہے، معمولی بخار ہے، کوئی پیٹنٹ دوائی سپلائی کر دو۔ یہ چونکہ میڈیکل کور کے آدمی تھے، اس لیے انہیں بخار، نزلہ و زکام وغیرہ کی دوائیوں کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی ڈبیا دی جس میں کچھ کیپسول تھے۔ سر ابھی ایک کیپسول اپنے گرائی کو دے دیں، بھگوان کی دیا سے بخار فوراً اتر جائے گا۔ میں نے جیب میں بیٹھتے پوچھا، اوے جوان، ادھر 8ویں مرہٹہ رجمنٹ کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے؟ بھارتی سپاہیوں نے قدرے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ حوالدار بولا، سر ہم سب 8ویں مرہٹہ رجمنٹ کے جوان ہیں، آپ کو معلوم نہیں سر کہ یہاں صرف 8ویں مرہٹہ رجمنٹ ہی ڈپلائی ہے،
आपकी रेजिमेंट कौन सी है सर? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, ठीक जवान, हम तुम्हारा चेकिंग कर रहा था। तुमको मालूम है इधर दुश्मन लोग भी हमारी वर्दी में फिरता है। ओके जवान, अपना काम करो। मैं जीप स्टार्ट करके तेज रफ्तारी से आगे निकल गया। एक बलाए नागहानी थी। इस मरहटा रेजिमेंट का मतलब था कि चिटागांग में 15वीं बख्तर बंद डिवीजन की 8वीं मरहटा रेजिमेंट काम कर रही थी। यहाँ से कर्नल गुप्ता सारथी के बारे में मालूमात हासिल करना कोई दुश्वार काम नहीं था। मैंने अल्ताफ अकबर को कुछ नहीं बताया। शहनाज को कैप्सूल खिलाया, इसे जीप की पिछली सीट पर आकर ऊपर कंबल डाल दिया। इस वक्त हमारे सबसे अहम मसला किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां हम रात बसर कर सकें। हम किसी इंडियन फौजी बैरक में तो जा नहीं सकते थे। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से काकस बाजार की तरफ निकल जाना चाहिए। वहाँ से हम किसी तरफ सरहद पार करके बर्मा में दाखिल हो सकते हैं। अल्ताफ ने कहा, लेकिन मेरा प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक तरीन भारतीय मंसूबे का इंकशाफ होने के बाद मैं इस वक्त तक वतनी अजीज की सरजमीन पर कदम रखना चाहता था जब तक इस नापाक मंसूबे को खाक में ना मिला देता। लेकिन इससे पहले अल्ताफ अकबर और शहनाज को किसी महफूज मकाम तक पहुंचा देना चाहता था। मैंने जवाब में कहा, शहनाज को आराम की ज़रूरत है। जब तक इसका बुखार नहीं उतर जाता हमें कॉकस बाजार का रुख नहीं करना चाहिए। अल्ताफ अकबर ने सवाल किया कि हम चिटागांग में कहाँ रह सकते हैं। मेरा ख्याल गैर बंगालियों की छोड़ी हुई कोठियों की तरफ चला गया। चिटागांग के मुज़ाफ़ात में एक टीले पर बरेली के खान मुमताज़ हुसैन खान की एक कोठी हुआ करती थी। अपने कारोबार के सिलसिले में मैं चिटागांग जाता तो इनकी कोठी में ज़रूर जाया करता था। खान साहब का चिटागांग में कागज़ का कारोबार था और वो अपने कुंबे के साथ बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अल्ताफ को जेब में बिठाया और इस कोठी में चल दिया। कोठी तबाही और बर्बादी का नक्शा पेश कर रही थी। सारा सामान लूटा जा चुका था। कमरों में टूटी फूटी चीज़ें बिखरी हुई थीं, लेकिन बड़े बड़े पलंग मौजूद थे। हमने शहनाज को एक पलंग पर लिटा दिया। किचन का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि गैस और पानी तो है मगर खाने पीने की कोई शय मौजूद नहीं। मैंने अल्ताफ को शहनाज के पास छोड़ा और ख़ुद जीप लेकर बड़े बाज़ार में आ गया। पहला काम यह किया कि पेट्रोल पंप से जीप की टैंकी फुल करवाई और पेट्रोल वाले को यूं ही 8वीं मरहटा रेजिमेंट की पर्ची लिख कर दे दी। इसके बाद मार्केट से चाय, दूध, बिस्किट, डबल रोटी, चावल और मुर्गी का गोश्त खरीदा। किचन में ये सामान रख कर मैंने चाय बनाई। शहनाज का बुखार काफ़ी उतर चुका था। इसे चाय पिलाई तो इसकी तबीयत कदरे बेहतर हो गई थी। इसे सूरत हाल से आगाह किया गया और बताया कि वो एक रोज़ इस कोठी में क़याम करने के बाद हम लोग काकस बाजार रवाना हो जाएंगे। शहनाज किचन में जाकर मुर्गी और चावल तैयार करने में लग गई। मैं और अल्ताफ अकबर आइंदा प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। कई रोज़ बाद हमने पेट भर कर घर के पके हुए चावल और मुर्गी खाई तो तबीयत हशाश बशाश हो गई। शहनाज को हमने आराम करने का मशवरा दिया और ख़ुद बरामदे के बगली कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ दो एक टूटी फूटी कुर्सियों के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अल्ताफ को बताया कि यहाँ मुमताज़ हुसैन खान साहब ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। खुदा जाने इनका क्या अंजाम हुआ होगा। हमने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा एक तरफ कर दिया था, यूँ हम बाहर भी निगाह रखे हुए थे। हमारी जीप कोठी के पोर्च में एक तरफ साए में खड़ी थी और बाहर से इस पर निगाह पड़ सकती थी। थोड़ी देर के लिए हम भी सो गए। 4 बजे जागे तो देखा कि शहनाज किचन में चाय बना रही थी। इसकी तबीयत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। शाम को बाजार जाकर इसके लिए मैं कपड़ों का एक और मर्दाना जोड़ा और चप्पल खरीद लाया। रात को भी इसने खाना पकाया। हमने मोमबत्ती जला रखी थी। रात 9 बजे शहनाज को सुला दिया। अल्ताफ अकबर बरामदे वाले कमरे में सो गया और मैं बाहर बरामदे में पहरा देने लगा। मेरी घड़ी रात के 11:15 बजा रही थी। मैं बरामदे में सतून के पास सीढ़ियों पर बैठा था। स्टीन गन मेरे पास ही पड़ी थी। किसी वक्त नींद का झोंका सा आ जाता मगर मैं हर बार नींद के इस हमले को पसपा कर देता। अचानक मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं चौकस होकर अपनी जगह से उठ ही रहा था कि कोई भारी शय मेरे ऊपर आकर गिरी। इससे पहले कि मैं संभलता एक आदमी ने मेरी गर्दन में बाजू का शिकंजा डाल दिया और इसके दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक मेरे कमर में चुभने लगी।
تمہارے ساتھ اندر اور کون ہے؟ لہجہ پنجابی فوجیوں جیسا تھا۔ یہاں اگرچہ اندھیرا تھا مگر ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی بھی تھی۔